डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी राज्यसभा सांसद बीजेपी से हैं। आइए उनसे करते हैं खास मुलाकात में खास चर्चाओं पे खास विषयों पे बातें। अनिल अग्रवाल जी, आपका हमारे शो में खास मुलाकात में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपसे एक बहुत बड़ा सवाल अग्रवाल जी, सबसे बड़ा आज की डेट में जो सवाल है पॉल्यूशन को लेके। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अस्थमा, आँखों में जलन हो रही है। आप गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं, राज्यसभा सांसद हैं। कल ही पार्लियामेंट में डिबेट हुआ है स्वास्थ्य को लेके, पॉल्यूशन को लेके, लेकिन सारे सांसद में नदारत रखे। क्या सरकार इस टॉपिक पे गंभीर नहीं है? नहीं, सरकार इस विषय पे पूरी तरह से गंभीर है। और आप देखिए, जो बहुत दिनों से योजनाएं चल नहीं रही थी या उन पे काम नहीं हो रहा था, उन सारी योजनाओं पे सरकार ने काम किया और बहुत तीव्र गति से काम किया। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाया गया, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस बनाया गया। हर बार पौधे लगाए जा रहे हैं, पेड़ लगाए जा रहे हैं, लोगों को शिक्षित किया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसा है कि ये पॉल्यूशन कम नहीं हो रहा, इसमें कुछ राजनीति भी हो गई। लेकिन सरकार इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि हमको दिल्ली एनसीआर का पॉल्यूशन खत्म करना है और सरकार इसमें पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है कि कैसे इसको किया जाए। आज भी 2 बजे चर्चा विशेष रूप से राज्यसभा में पॉल्यूशन के ऊपर थी। मेरा 18 तारीख को पॉल्यूशन कंट्रोल के ऊपर राज्यसभा में क्वेश्चन भी था, यद्यपि वो नहीं हो पाया किसी कारण से, बट सरकार ने लिखित जवाब दिया है और उसमें बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं, बहुत सारे मेजर्स हैं जो लिए जा रहे हैं पॉल्यूशन दूर करने के। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट से हम बात करें तो वो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट फेवर नहीं कर रही है, पॉल्यूशन के लिए गंभीर नहीं है। अभी मेरी लास्ट इंटरव्यू मेरी बात हुई संजय सिंह जी से, उनका सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल फेवर नहीं कर रही है सारी चीज़ों को। जितनी भी आप पॉलिसीज आप गवर्नमेंट बना रही है उसका विरोध में बीजेपी उतर रही है। अगर हम बात करें तो अभी ऑड इवन जब लागू होता है बीजेपी ने खूब विरोध किया इसका, सड़कें जाम तक करी इस चीज़ के लिए। तो कहाँ तक आरोप सही है ये? नहीं, संजय सिंह जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनका जो ये आरोप है वो राजनीति से प्रेरित है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो ऑड इवन जो लागू किया गया उससे दिल्ली की जनता को परेशानी अधिक हुई, सुविधा कम हुई। जिस दिन ऑड इवन लागू किया गया उस दिन अगर आपका देखें तो उस दिन बिल्कुल खिली हुई धूप थी, मंद गति से हवाएं चल रही थी, तो वैसे ही पॉल्यूशन कम हो गया था। उसमें भी जो 2 व्हीलर्स हैं उसको रोका नहीं गया। अगर हम पॉल्यूशन कंट्रोल की बात करते हैं तो ये ईमानदारी से होना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अगर हम राजनीति करेंगे तो जो हश्र आज हो रहा है वही होगा। दिल्ली सरकार की अभी एयर सेकंड प्रायोरिटी पानी है। पानी पे जो सैंपल्स आए हैं उनकी रिपोर्ट आई है, वो सारी दुनिया ने देखी। लेकिन उस रिपोर्ट में अभी कल आप आम आदमी पार्टी ने इस्तीफा मांगा है पासवान जी का, वो जहां एड्रेस फोन नंबर दिए गए सब गलत पाए गए। नहीं, ऐसा नहीं है, ये कहने की बात है, वो तो दोबारा कराए जा सकते हैं। अगर सबको ये लगता है कि नहीं ये ऐसा नहीं है तो वो तो दोबारा कराए जा सकते हैं। जो 11 लोगों की लिस्ट पासवान जी के ऑफिस से दी गई, उन 11 लोगों की लिस्ट में सारे आधे पते जो है फर्जी पाए गए, कुछ नंबर उसमें मिल नहीं रहे हैं। और जहां पतों पे लोगों ने विजिट किया, आम आदमी पार्टी ने विजिट किया, हमारी टीम ने भी विजिट किया था, वहां पानी साफ सुथरा पाया गया, कुछ जगह गलत खराब पाया गया था जिसको बाद में सुधार लिया गया, बताया जाता है। नहीं, जो पानी के आपकी जो आम आदमी पार्टी के लोगों ने क्या किया मैं उस पर तो नहीं जा सकता, लेकिन आपने जो किया होगा उसको मैं ऑथेंटिक मानता हूँ। रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली सरकार की चिंता बढ़ी और उन्होंने कुछ मेजर्स जरूर लिए हैं। लेकिन आज भी आप देख सकते हैं, आपने खुद अपनी बात में माना है कि कुछ जगह वास्तव में पानी खराब पाया गया। बिल्कुल। और पानी जो देखने में अच्छा लगता है उसका केमिकल एनालिसिस अगर आप करेंगे या उसका बैक्टीरियल टेस्ट करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखने में आपको कई बार पानी खराब नहीं लगता, लेकिन उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ क्या है, उसका केमिकल एनालिसिस क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो आज की तारीख में ज़्यादा बड़े मुद्दे हैं और जो एनालिस्ट हैं वो उसको ज़्यादा वेटेज देते हैं। उन आधार पे दिल्ली के पानी की गुणवत्ता उन्होंने तय की है।
आप पार्टी पूरा विरोध कर रही है, पासवान जी तक का उन्होंने इस्तीफा मांग लिया कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए पासवान जी को। आप जानते हैं कि 2-3 माह में दिल्ली में चुनाव है, तो आम आदमी पार्टी इस समय बहुत ज्यादा परेशान है। वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से बहुत दुखी हैं और उनको चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए वो इसको बार बार उठाते हैं। भारत सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी की कॉलोनी थी, जो एरियाज थे, उनको भी उन्होंने जो रेगुलराइज किया है, वो बहुत बड़ी सौगात दिल्ली के लिए है। वो उससे और परेशान हो गए हैं और इस तरह के वो आरोप लगाते रहते हैं। केजरीवाल जी का पुराना इतिहास है कि आरोप लगाओ और भागो। यद्यपि वो 2-3 मामलों में मानहानि के मुकदमों में फंस चुके हैं, शायद हिंदुस्तान के अकेले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी माननीय न्यायालय को दी, तो उनकी बात को आप कितनी गंभीरता से ले सकते हैं। तो केजरीवाल जी तो पुराना उनका इतिहास है कि आरोप लगाओ और भागो। जी बिल्कुल। अभी आपसे बात हुई कि अभी चुनाव आने वाले हैं दिल्ली में, 2020 में चुनाव है दिल्ली में, फर्स्ट मंथ में हो जाएंगे जहां तक है। तो क्या लगता है बीजेपी दिल्ली में कब्जा कर पाएगी या पहले की तरह हार जाएगी? आप देखिए, दिल्ली में 7 की 7 लोकसभा सीटें हम लोगों ने जीती हैं और अच्छे मार्जिन से जीती हैं। दिल्ली की जनता केजरीवाल जी ने जो भी किया है 5 साल में उसको समझ चुकी है। केवल वो एक ही आरोप लगाते हैं कि मुझे काम करने नहीं दिया गया। ऐसा नहीं है, जो काम करना चाहते हैं वो काम कर सकते हैं। और अभी उन्होंने कई योजनाएं घोषित की, कहाँ किसी ने रोका। 3 साल 4 साल तो वो चुपचाप बैठे रहे, केवल आरोप लगाते रहे कि भारतीय जनता पार्टी मुझे काम नहीं करने दे रही। ऐसा नहीं था। वो और बाकी सब अपने झगड़ों में उनके यहाँ के मंत्रियों पे जिस तरह के आरोप लगे, मंत्रियों को जिस तरह से रिजाइन करना पड़ा, कपिल मिश्रा जी किस प्रकार से, उन्होंने तो कितने आरोप लगाए हैं। उन्हीं के पार्टी के थे और कई लोग हैं। केवल मनीष सिसोदिया जी को छोड़ दें तो बाकी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार को डिफेंस कर सकता हो। उन्हीं के योगेंद्र जी उन्हीं के साथी थे, है ना, और उनके कई साथी हैं जो पार्टी छोड़ के गए और उन्होंने उन पे बहुत बड़े बड़े और संगीन आरोप लगाए हैं। लेकिन जब ये आरोप पूछे गए उनसे तो उन्होंने कहा कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया जाता। हमारे तथ्यों के आधार पर हम बात करें, दस्तावेज पे हम बात करें। मेरी इन आरोपों को लेकर संजय जी से खूब लास्ट इंटरव्यू में बात हुई थी, तो उन्होंने कोई भी आरोप हमारे पास सिद्ध नहीं किया गया। CBI ED सब हमारे ऑफिस में आए, सबने दस्तावेज खंगाले, सबने आरोप लगाए, लेकिन आरोप सिद्ध एक भी नहीं हुआ। नहीं, उसमें प्रक्रिया जारी है और उसमें जब रिपोर्ट्स आएंगी तो वो तो पूरी दुनिया के सामने आ जाएंगी। आज तो RTI का जमाना है, सारे उन्होंने भी तो कोई RTI के माध्यम से, या उनको तो सरकार में है दिल्ली में, उन्होंने भी तो कोई दस्तावेज नहीं दिया कि साहब हम लोग दोष मुक्त हो गए हैं। कहना और तथ्यों के आधार पर कहना, दोनों में बड़ा अंतर है। माननीय संजय सिंह जी ने आपको कोई तथ्य, कोई कागज दिखाए किसी भी सरकारी एजेंसी के डॉक्यूमेंटेड कि साहब हमको दोष मुक्त कर दिया गया है? ऐसा नहीं हुआ होगा। तो ये कहने की बात और है, उसमें कार्रवाई चल रही है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हम तो चाहते हैं कि दिल्ली सरकार अच्छा काम करे। हमारा उद्देश्य ये है कि दिल्ली की जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं मिले और हम अगर वो नहीं दे पा रहे तो फिर हम देंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन बीजेपी दिल्ली सरकार में हो सकती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली में स्पष्ट बहुमत के साथ आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। अगर हम बात करें दिल्ली के चुनाव में, अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली में नेक्स्ट गवर्नमेंट बीजेपी की आ सकती है, उसके लिए बीजेपी काम कर रही है, तो चुनाव में ऐसे कौन से आपके बड़े मुद्दे होंगे जिस मुद्दों को लेके आप केजरीवाल सरकार का विरोध करेंगे और अपनी दावेदारी को पुख्ता करेंगे? देखिए, दिल्ली के लिए पिछले 4 साल में कुछ किया ही नहीं केजरीवाल जी ने। आखिर में आके मुफ्त कुछ योजनाएं उन्होंने शुरू की हैं, लेकिन कॉन्क्रीट काम क्या किया आप मुझे बताइए। अभी जिसको वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानते थे, सिग्नेचर ब्रिज जो यमुना पार किया है, वो बंद है। आपका बीजेपी का आपका संघर्ष भी हुआ, अभी बंद है वो, अगर आप देखें। हाँ बिल्कुल बंद है।
जो एक साल पहले भी अभी उसको बने नहीं हुआ, उस पुल की मरम्मत की नौबत आ गई और आज दोबारा दिल्ली की जनता उसी ट्रैफिक जाम से वहां पे जूझ रही है। तो उन्होंने जो काम किए वो किस प्रकार किए दिल्ली की जनता के सामने हैं। जिस पुल को इतने शानो शौकत से खोला गया, इतना प्रचारित किया गया, एक साल में उसमें ट्रैफिक बंद करना पड़ा और लगभग 1 माह से ज्यादा होने जा रहा है ट्रैफिक बंद है। कितना समय लगेगा ये भी नहीं पता। तो क्या उसमें हो गया जिसमें करोड़ों रुपए आपने लगाए? तो माननीय केजरीवाल जी जिस प्रकार की भाषण देते हैं उस प्रकार का कृत्य भी करें तो दिल्ली की जनता का भला हो। वो केवल आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पे और ये चाहते हैं कि इसकी आड़ में मैं बचा रहूं। जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि कौन काम कर रहा है, कौन केवल कोरी ड्रामेबाजी कर रहा है। लेकिन भैया मैं ओवैसी जी की बात करें तो ओवैसी जी अभी लखनऊ मीटिंग करी उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। उसमें कहा गया कि इसमें हम पिटीशन दायर करेंगे, इस फैसले में 5 एकड़ की भिख हम नहीं लेंगे, ऐसे दावे उसमें किए गए। तो कहाँ तक सहमत है? ओवैसी जी क्या चाहते हैं इस राजनीति में? हिंदुस्तान में जो मुस्लिम भाइयों की आबादी है पूरे हिंदुस्तान में वो लगभग 14% के लगभग है। 14% का मतलब हो गया लगभग 16-17 करोड़, इससे ज्यादा हुआ। उसमें से 5 व्यक्ति केवल ऐसे हैं जिनकी असहमति है। इसमें जो पक्षकार थे अंसारी जी, उन्होंने स्पष्ट कह दिया मुझे ये फैसला मंजूर है। दो फार देखे गए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं क्रम से आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल। जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसके अध्यक्ष ने कह दिया है कि हम किसी भी प्रकार की रिव्यू में नहीं जाएंगे। जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो अपना फैसला दिया है उसमें उन्होंने रामलला विराजमान को मुख्यतः माना है और बाकी इसमें बहुत सारे लोगों ने रिट फाइल की थी। हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी भी थे। उन किसी भी जो लोगों ने अपनी फाइल की थी, एप्लीकेशन रिट फाइल की थी, उसको किसी को भी उन्होंने स्पष्ट किया कि इनका किसी का भी लोकस स्टैंडाई है ही नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का इस मुकदमे से कुछ विशेष लेना देना नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी राजनीति इस फैसले के आने के बाद समाप्ति की ओर है, तो ये स्वाभाविक है कि वो कुछ ना कुछ कहेंगे। पूरे देश में 5 या 6 मुस्लिम लीडर ऐसे हैं जो इसमें रिव्यू पिटीशन की बात कर रहे हैं। बाकी तो सबने स्वागत किया है, बड़े बड़े मौलानाओं ने स्वागत किया है और मुझे फक्र है कि इस देश के मुसलमान भाइयों ने जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है उसको बरकरार रखा है और मैं मानता हूं कि इस फैसले के बाद आपसी भाईचारा और बढ़ेगा। एक बड़ा सवाल, क्योंकि आप यूपी से बिलोंग करते हैं, गाजियाबाद के रहने वाले हैं, बीजेपी सरकार है प्रदेश में, आजकल सरकार, प्रदेश सरकार में यूपी में घोटालेबाजों की कड़ी से कड़ी खुलती हुई जा रही है। अगर हम बात करें तो अभी होमगार्ड घोटाला हुआ जिसमें 6 अरेस्टिंग हुई है। आपका बिजली यूपीपीसीएल का घोटाला हुआ, पीएफ अकाउंट वाला जो घोटाला आपका एपी मिश्रा जिसमें अरेस्ट किए गए, ये घोटाले बीजेपी खोल रही है। मतलब घोटाले के पीछे कौन है? आपकी गवर्नमेंट की सह मानी जाए इसमें, या इसमें क्या निकल के आएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 14 साल के बाद प्रदेश सरकार में सत्ता में आई। इन 14 सालों में प्रदेश में किस प्रकार कार्य हुआ सारी दुनिया जानती है, उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। उन 14 वर्षों में लोगों ने विभिन्न प्रकार से प्रदेश के खजाने को लूटने का, भ्रष्टाचार करने का काम किया। माननीय योगी जी की सरकार प्रदेश में आए मुश्किल से 2.5 वर्ष हुए हैं, 2.25 आप कह सकते हैं। उन्होंने एक एक चीज कहां कहां क्या गड़बड़ थी वो सारी खोलनी शुरू की है। पूर्व में क्या होता था, घोटाले मान लो हुए तो उनको दबाने की कोशिश थी। आज माननीय योगी जी के नेतृत्व में कहीं भी कुछ चीज सामने आती है
उसको तुरंत उजागर किया जाता है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। माननीय योगी जी की सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है और करती रहेगी। किसी भी प्रकार का कोई भी करप्शन का मुद्दा या किसी भी प्रकार की कहीं अनियमितता पाई जाएगी, तत्काल उस पर कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी हैं उन्हें किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग हर विभाग में तह तक जा रहे हैं और जहां भी गड़बड़ियां मिलेंगी उनको तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम किसी भी मुद्दे को दबाने के फेवर में नहीं है। अगर किसी ने गलती की है तो उसको निश्चित रूप से सजा भुगतनी पड़ेगी। सजा का प्रावधान क्या होगा? अभी बिजली विभाग के कर्मचारी हर रोज हड़ताल कर रहे हैं, लखनऊ में घेराव हुआ, होमगार्ड वाला घोटाला हुआ, इसकी जांच कैसे चलेगी? इसमें क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी? रिकवरी कैसे होगी? सरकार इसमें क्या नीति तय कर रही है? आज अगर आप देखें, आज जो अखबार हैं जो उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होते हैं, बड़े अखबार जितने भी हैं, छोटे भी, उन सब में आज ये खबर प्रमुखता से छपी है। जो उसमें मंडल स्तर के कमांडेंट थे, जिला स्तर के कमांडेंट थे, जो भी लोग उसमें लिप्त थे, उन सबकी गिरफ्तारी हो गई है। तो जो भी लोग इसमें लिप्त होंगे किसी भी प्रकार से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार का एक बहुत बड़ा रोल बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ। चुनाव के बाद शिवसेना, जो आपकी 34 साल से जिनका आपके गठबंधन में सरकार थी, वो आपसे ऐसा क्या आपसे मतभेद हुआ या मनभेद हुआ जिसको लेके वो अलग होना, इतना बड़ा फैसला शिवसेना को लेना पड़ा? या बीजेपी की कुछ ऐसी नीतियां रहीं जिसको लेके 34 साल का इतना बड़ा आपका साथ जो था वो आज टूटने का कगार पड़ गया? कुछ लोगों की अत्यधिक महत्वाकांक्षा इस गठबंधन को ग्रसित कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब दिल्ली में सरकार बनी, उस समय एनडीए के सभी घटक दलों को जब बुलाया गया और सबका मान सम्मान किया। उससे पहले उन्होंने जब वाराणसी में अपना नामांकन दाखिल किया, सभी घटक दल एनडीए के उसमें मौजूद रहे। हमारी ओर से हमेशा ये कोशिश की गई कि जो भी हमारे घटक दल हैं उनका हम पूरा मान सम्मान करें, उनसे विचार विमर्श होता रहता है और हर प्रकार की जो भी जरूरत है एक दूसरे से चर्चा होती रहती है और उस पर काम होता रहता है। महाराष्ट्र में ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिवसेना इस गठबंधन से अलग हुई। उसका एकमात्र कारण ये है कि वो मुख्यमंत्री पद चाहते हैं। आप खुद बताइए, एक पार्टी जिसके 2 गुने से भी ज्यादा सांसद हों, उसका मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए? हमारा स्ट्राइकिंग रेट अगर आप कैलकुलेट करें और शिवसेना का स्ट्राइकिंग रेट कैलकुलेट करें तो उसमें बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन संजय राउत कहते हैं कि वो पहले ही हमारी बात हो गई थी, चुनाव से पहले आपने सहमति की थी, 50-50 का फॉर्मूला आपने बात हुई थी आपकी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसको बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं कि इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई थी। महाराष्ट्र में जितने भी इलेक्शन कैंपेन चले उनमें हर जगह कहा गया कि हमारे माननीय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। कई मंच ऐसे थे जहां भारतीय जनता पार्टी के भी नेता थे, वहां पे शिवसेना के नेता भी थे। उन मंचों से भी श्री देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के रूप में घोषित किया गया। कहा गया अगर इस प्रकार की कुछ भी बात होती तो वो वही मंच पे कहते। उनको उसी समय मंच पे कहना चाहिए था कि नहीं साहब, इस प्रकार की कोई बात नहीं है और हमारा ये फार्मूला है। एक दल जिसके 54 सदस्य हैं और एक दल जिसके 105 सदस्य हैं, बताइए क्या ये 50-50 फार्मूला? आप कुछ अनाज बांट रहे हैं, रोटी बांट रहे हैं, बिस्किट बांट रहे हैं, आप देश की सेवा, प्रदेश की सेवा क्या काम कर रहे हैं? हमारे लिए कोई भी पद देश की सेवा करने का माध्यम है, देश की जनता को लूटने का माध्यम नहीं है।
हम अपनी विचारधारा से अलग नहीं हुए, शिवसेना अपनी विचारधारा से अलग हुई। किसानों वाले मुद्दे को लेकर सीक्रेट मीटिंग बताई गई कि उनको राष्ट्रपति पद का लालच दिया जा सकता है, उनको सेंटर में कैबिनेट मिनिस्ट्री का लालच दिया जा सकता है, उनको लोगों के लिए ऑफर किया जा सकता है। शरद पवार जी भारतीय राजनीति में बड़े खिलाड़ी हैं और लगातार वो सत्ता में हैं, है ना। वो बहुत सुलझे हुए खिलाड़ी हैं। हम लोग इस विषय पे कुछ भी करेंगे तो हमारा जो मैंडेट है उसके हिसाब से करेंगे। हमारे लिए सत्ता महत्वपूर्ण नहीं है। हम लोग का काम देश की जनता की और प्रदेश की, महाराष्ट्र की सेवा करना है। शरद पवार जी की जो मीटिंग हुई वो महाराष्ट्र के किसानों को लेके थी। हमारा बड़ा क्लियर स्टैंड है कि किसान भाइयों की सुविधा के लिए, उनकी बेहतरी के लिए हम किसी से भी मीटिंग कर सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अच्छा बताया जाता उस मीटिंग के पीछे उद्देश्य जो था लॉबिंग का था। उस मीटिंग के पीछे जो बात की गई वो सरकार के गठन की बात की गई, शरद पवार को ऑफर दिए गए कैबिनेट मिनिस्टर्स के। ऐसा नहीं है। तो ये कहाँ तक सच्चाई है? ऐसा नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये लोग अपने मन से बात कह रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार की सच्चाई नहीं है। और अगर इसमें कोई भी हम मान तो भविष्य में एनसीपी को लेकर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बनाएगी वहाँ, हम मान लें इस चीज को? बिल्कुल, इस प्रकार का कोई भी मुझे नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा से बिल्कुल नहीं हटेगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अगर कोई हमारी विचारधारा के साथ जुड़ना चाहे उसका सबका स्वागत है। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग अगर हम विचारधाराओं की बात करें तो ऐसा क्या रहा कि शिवसेना को आपसे विचारधारा अलग करना पड़ा? अब आज की डेट में शिवसेना का और आपका विचारधारा अलग अलग हो गई। हिंदुत्व की पार्टी थी आप? नहीं, हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा। शिवसेना पद के लिए वो एनसीपी और कांग्रेस की बातें मानने के लिए तैयार बैठी हुई है। उन्होंने अपनी विचारधारा पद के लिए छोड़ी। तो पद का लोभी होके शिवसेना ने अपनी विचारधारा छोड़ दी है, आप कहना ये चाह रहे हैं? यही है इसका अर्थ। तो शिवसेना पद की लोभी हो गई, सत्ता के लोभी हो गए हैं, वो आपका कहना है? ये जो पूरा घटनाक्रम है वो तो यही दर्शित करता है, यही प्रदर्शित करता है। एक बड़ा सवाल, यूपी में 2022 में चुनाव है, 2.5-3 साल आपके चुनाव यूपी में गवर्नमेंट को बने होंगे। यूपी में ऐसा कोई बड़ा मुद्दा जिसके ऊपर गवर्नमेंट काम करे, जिसको गवर्नमेंट अपनी उपलब्धियों में गिनाना चाहे, तो ऐसे कौन से मुद्दे पे यूपी गवर्नमेंट काम कर रही है? यूपी में मैं मानता हूँ सबसे बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का है। माननीय योगी जी के आने के बाद प्रदेश में जो पूर्व में भय का वातावरण था वो खत्म हुआ है। उद्योग लगने शुरू हो गए हैं। पिछली जो उद्योग के लिए माननीय योगी जी के नेतृत्व में बड़ी समिट हुई, वहाँ पे इन्वेस्टर्स को बुलाया गया, बहुत सफल हुई। लेकिन वो जितनी इन्वेस्टर मीटिंग सफल हुई उसमें कितने ग्राउंड पे उतरे ये अभी डाटा नहीं आया। ये पूरा उत्तर प्रदेश सरकार ने उसमें अपनी रिपोर्ट जारी की है। अधिकांश लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। बड़े उद्योग लगने में समय लगता है, बट सभी सिंगल विंडो क्लियरेंस उनके लिए कर दिया है। हमारे उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास मंत्रालय उसमें पूरी तरह से मदद कर रहा है। और उसमें आप देखिए जितने देश के बड़े उद्योगपति थे वो सब उस समिट में आए। और पुनः मुझे लगता है आने वाले जनवरी-फरवरी में पुनः हम दूसरी इन्वेस्टर्स जो है वो मीट करने जा रहे हैं। और इस बार और बड़े लेवल पे उद्योग जगत के लोग आएंगे और उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए और द्वार खुलने जा रहे हैं। एक बड़ा सवाल हो कि आप गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं, जेवर एयरपोर्ट का मुद्दा बहुत बड़ा रहा। जेवर एयरपोर्ट के क्लियरेंस को लेकर बहुत बड़ी चर्चा, लंबे संघर्ष के बाद जेवर एयरपोर्ट आज बनना और एक्वायरमेंट होना स्टार्ट हो गया। तो कहाँ तक ये सफल रहेगा और पहली उड़ान कब तक उड़ा देंगे? देखिए, ईमानदारी की बात यह है कि जेवर एयरपोर्ट पिछले 10 वर्षों से हवा में था। माननीय मोदी जी की और माननीय योगी जी की जब सरकार आई प्रदेश में, तब इस पे सॉलिड काम होना शुरू हुआ। आज लगभग 80-90% जमीन का एक्विजिशन हो गया है और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट इतना व्यस्त है कि यहाँ पे आज
और फ्लाइट्स के उड़ने की जगह बहुत कम है, तो एक नियर बाई एयरपोर्ट चाहिए ही चाहिए था, उसकी आवश्यकता थी। उस पे हम काम शुरू कर रहे हैं और मुझे लगता है आने वाले 3-4 साल में वहाँ से शुरू हो जाएंगी। और इस बीच में आप देखिए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उड़ान योजना के तहत, आपने मुझसे गाजियाबाद का जिक्र किया, तो गाजियाबाद में हिंडन सिविल टर्मिनल शुरू हो गया और वहाँ से पिथौरागढ़ के लिए फ़्लाइट शुरू हो गई है, हुबली के लिए फ़्लाइट शुरू हो गई है, बहुत जल्दी वहाँ पे शिमला के लिए फ़्लाइट शुरू होने जा रही है, और बहुत सारे जो एयरलाइंस हैं उनसे बात चल रही है। तो हिंडन एयरपोर्ट से काफ़ी सारी फ़्लाइट शुरू हो जाएंगी आने वाले समय। कनेक्टिंग छोटी छोटी फ्लाइट वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग? जी, जो माननीय मोदी जी का जो एक विजन था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में यात्रा करे, उस पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम हुआ है। और उड़ान योजना के तहत तो आप समझिए कि 2.5 रुपये, वो 5 रुपये किलोमीटर के हिसाब से लगभग उसका खर्चा आता है पर किलोमीटर, जो कि टैक्सी और से कम है, ऑटो के बराबर है। तो उस धनराशि पे, उस खर्चे पे हवाई जहाज में लोगों को यात्रा करने की सुविधा मिल रही है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है माननीय प्रधानमंत्री जी की। और उड़ान योजना के तहत देश में बहुत संख्या में एयरपोर्ट शुरू हो गए हैं, उड़ान शुरू हो गई हैं। अग्रवाल जी, आप हमारे खास मुलाकात में आए, आपने खुल के सारे विचार रखे, सारी बातों को, सवालों का आपने जवाब खुल के दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, स्वागत है।